है ना? सुना है कि नहीं आपने? सुना है? तो प्राकृतिक खेती होती क्या है? प्राकृतिक खेती क्या है? पहले क्यों प्राकृतिक खेती हम क्यों करें, ये क्या है और कैसे करें? देखिए, जैसे कि हमने बात किया पहले कि हमारी मृदा क्षीण हो चुकी है, उसकी जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो क्षीण हो चुकी है। वो क्षीण क्यों हुई है? देखिए, जो हमारी मृदा है उसके मुख्यतः 3 गुण होते हैं, है ना? अगर हम आप जानना चाहें कि हमारी मृदा स्वस्थ है, कितनी स्वस्थ है, ये अगर हम जानना चाहें तो उसके 3 गुणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है जैवीय गुण, फिर आता है भौतिक गुण, फिर आता है रासायनिक गुण। ये जैवीय गुण का आकलन हम किस तरीके से करते हैं? जैवीय मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जो हमारी मृदा में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, मतलब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर कौन रहा है? मृदा में क्या होता है? मृदा में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है? जीवाणु, बिल्कुल सही कहा आपने। जीव जंतु, जीवाणु, जिनको हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, है ना? तो एक तो जीव जंतु होते हैं बहुत छोटे छोटे, केंचुए हुए, कुछ प्रकार के कीट हुए, ठीक है, वो हुए जीव जंतु। जी, जीव, हाँ, बैक्टीरिया, उसी को हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, है ना? है ना? ये सूक्ष्म जीव हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, बट ये मृदा में होते हैं। तो ये हमारे जैवीय गुण को निर्धारित करते हैं कि हमारी मृदा में जैवीय गुण अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर इन दोनों की कमी होगी तो हमारी जो मृदा है उनमें जैवीय गुण की कमी है। दूसरा होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब, भौतिक गुण का मतलब है कि आपकी मृदा जो है उसमें जल धारण क्षमता अच्छी है ना? वो मिट्टी है भुरभुरी है, भुरभुरी हो, है ना? जो आप देख पा रहे हैं, भौतिक मतलब फिजिकल, जब अपनी मिट्टी को देख पा रहे हैं उसका एक रंग होता है ना? वो भुरभुरी होती है, उसमें जल धारण क्षमता होती है, तो वो होता है भौतिक गुण मृदा का। और रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण ये होता है कि उस मृदा में अच्छे मात्रा में पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके फसलों के लिए, जो आपके फसल की जड़ों के लिए ज़रूरी हैं, वो उस मृदा में निहित हैं, ठीक है। तो ये मृदा के गुण हैं। अब देखिए जो जैवीय गुण हैं ये किस तरीके से खराब हुआ। हमने बात की जीव जंतु यानी केंचुए, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण से खराब हुए, खत्म हुए या कम हुए। ये सूक्ष्म जीव, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, देखिए ये सूक्ष्म जीव के कम होने का कारण 2 है। एक तो है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तापमान। आज देखा होगा बुंदेलखंड रीजन में या आसपास के क्षेत्र में 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है, जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि तापमान 40 डिग्री के पार तो चला ही जाता है गर्मी में, है ना? तो उस वजह से सूक्ष्म जीव जो हैं इनकी संख्या हमारी मृदा में कम होती गई। जीव जंतु कैसे मरे वो हमने जान लिया। और दूसरा, सूक्ष्म जीव इस वजह से भी खत्म हुए जो सिस्टमिक पेस्टिसाइड होते थे, रसायन होते थे, मतलब ऐसे रसायन जिनका हम प्रयोग मृदा में करते थे, वो इस सूक्ष्म जीव का उन्होंने इनकी संख्या कम कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो हमारी मृदा की जैवीय गुण हैं वो क्षीण हो रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने जाना कि जीव जंतु कम हो रहे हैं जो मृदा में हैं, यही जो फसल अवशेष है इन्हीं को तो ये तोड़ते हैं ना, यही तोड़ते हैं ना फसल अवशेष को, है ना? और फिर दूसरा भौतिक गुण हमने जाना कि हमने बहुत ज़्यादा रसायनों का भी प्रयोग किया, ट्रैक्टर का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, है ना? उस वजह से ये भौतिक गुण खत्म हुए। और रासायनिक गुण इस वजह से खत्म हुए कि जो हमने अवैज्ञानिक तरीके से रसायनों का प्रयोग किया अपनी खेती में। यूरिया डीएपी जितना हमें डालना चाहिए था वैज्ञानिक तरीके से, कि हमें 120 140 जिस तरीके से हमको डालना होता है उससे ज़्यादा हमने प्रयोग किया। इस वजह से ये रासायनिक गुण भी
क्षीण होते गए। तो जो मृदा के ये 3 गुण थे, जैवीय गुण अगर खराब हो गए, मृदा में जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संख्या कम हो गई, तो जो भी आप फसल अवशेष डाल रहे हैं अपने खेत में वो वैसे ही पड़े रहेंगे, वो सड़ेंगे नहीं, वो गलेंगे नहीं। वो जो बायोमास है वो ह्यूमस में तब्दील नहीं होगा। आपने एक शब्द सुना होगा ह्यूमस, ह्यूमस शब्द सुना है कि नहीं आपने? ह्यूमस शब्द सुना है ना? हाँ, तो ये जो जीव जंतु हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, जो भी फसल अवशेष आपके मृदा में रह जाते हैं, ठीक है, उनको ये तब्दील करते हैं ह्यूमस में। तो अगर आपके खेत की, आपके मृदा की जैवीय गुण अच्छी नहीं है तो भौतिक गुण भी अच्छे नहीं होंगे और रासायनिक गुण भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने गुणों की बात कर ली कि हमारी मृदा खराब क्यों हो रही है, ये 3 हमने जाना। अब हम वापस आते हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। तो देखिए, हमने जाना कि रासायनिक खेती में बहुत सारे नुकसान हुए, तो हमने वापस से बात की प्राकृतिक खेती। अब मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती होती क्या है? आप प्राकृतिक खेती शब्द से क्या समझते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? प्रकृति के द्वारा पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जी जी, जल संरक्षण है, जी जी, यही चीजें हैं। बहुत अच्छा, बहुत। खेती के पोषक तत्व होने चाहिए, ऊपर की हवा होनी चाहिए, जो नाइट्रोजन हमें प्राकृतिक मिलनी चाहिए। नाइट्रोजन हमें प्राकृतिक किस तरीके से मिलती है? हवा द्वारा मिलती है, हवा में है, नहीं, मिलती है। हाँ, हवा किस तरह से मिलती है? देखिए, हम सबको पता है कि हमारी ये जो वातावरण में नाइट्रोजन 78% है। ये हमारे पौधों को कैसे मिलती है? जैसे जंगल में आपने देखा होगा, जंगल में आप कभी भी जाकर के कोई रसायनों का प्रयोग करते हैं? नहीं, किसी रसायन का हमने प्रयोग किया नहीं है जंगल में जाके। किसी भी तरीके का हमने कीटनाशक का प्रयोग वहाँ पे किया ही नहीं है। कोई कीट लगते हैं आपको? कीट लगे हुए दिखते हैं? कोई जंगल की बात हम कर रहे हैं। देखिए, हम जंगल की बात करें, इन्होंने बात कही कि हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। बट वृक्ष हाँ, जो है उसके नीचे बहुत से पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये कभी आपने जाना? कभी आप? बिल्कुल, प्रकृति वातावरण, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। और उनसे जो बारिश, हाँ, उनकी नए तरीके से उनको खाद मिलती है। हाँ, देखिए, हम बता रहे हैं आपको वही चीज़ कि जो खेत में, जैसे जंगल की बात करें हम, तो वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं हरे भरे हैं एकदम, किसी भी रसायनों का वहाँ तो प्रयोग नहीं किया गया। कहीं कभी किया गया? नहीं ना। फिर भी बिना कीट है, कोई भी हम सिंचाई करने जाते हैं क्या उस खेत में? उस जंगल में कभी हमने सिंचाई करने गए? कुछ नहीं करने गए हम। फिर भी वहाँ की जो जैव विविधता है, जो वहाँ की प्रकृति है, वो समृद्ध है। क्यों? जैसे पेड़ हरे भरे क्यों होते हैं? नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन कैसे मिलता है उन जंगल के पेड़ों को? वो जब भी, जो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। तो जब बारिश होती है ना, तो ये नैनो यूरिया के फॉर्म में इन पौधों पे गिरते हैं। नैनो यूरिया मतलब सूक्ष्म यूरिया। जैसे ये कंसेप्ट, ये जो एक विषय आया होगा, आपने सुना होगा कि नैनो यूरिया एक बॉटल में मिलता है। वो नैनो यूरिया खाद की जगह पे, यूरिया की खाद की जगह पे ये बॉटल में लिक्विड होता है, उसका आप प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। तो इसी तरीके से जो बारिश होती है ना, वो नैनो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को इन पौधों तक पहुँचाती है। तो इसलिए पौधे हरे भरे रहते हैं, उनको अलग से नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इस तरीके से जो हमारी जंगल है वो समृद्धशाली है। पेड़ पौधे हैं, अन्य प्रकार के वनस्पतियां हैं। देखने जाएं आप तो कितनों के नाम तो हमें पता भी नहीं है। इतने साल से हम मतलब है, अगर हम देखना चाहें, उनका नामांकन करना चाहें, तो कितने सारे हैं कि हमें नहीं पता है कि कितनी वनस्पतियां हैं, बट वो जीवित हैं, फल फूल रही हैं, कोई भी कीट नहीं लगे उनमें। किसी भी तरह की सिंचाई व्यवस्था हमने तो की नहीं वहाँ जा करके, नलकूप लगाए हो, पानी दे रहे हो हम हैंड पंप सेट से, किस तरह से हमने तो दिया नहीं। तो वहाँ की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, आसपास जो जलाशय हैं, जलाशय में मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, है ना, पेड़ है, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये सब समृद्ध हैं वहाँ पे। अब जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे ये प्रकृति जो हमारी है समृद्ध है वहाँ पे। तो वहाँ से हमें खेती सीखनी है। हमें जो अपनी खेती सीखनी है ना, हमें जंगल में जा कर के सीखनी है कि जहाँ पे हमने हमारी दखलंदाजी कुछ रही नहीं, फिर भी वहाँ की फसलें एकदम अच्छे से बढ़ रही हैं, तंदुरुस्त हैं, है ना। तो हमें खेती वहाँ से सीखनी है। देखिए, खेती एक बहुत वृहद विषय है और आप सब किसान हैं यहाँ पे, तो आप सब ये बात जानते होंगे जो कि खेती है ना, हमें भाव से करनी चाहिए। अब ये ना हो हम खेती इस तरीके से कर रहे हैं कि बस हमें पैदावारी चाहिए, हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए,
भले ही हमारी ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका अत्यधिक दोहन होता रहे। हमें इस तरीके से खेती नहीं करनी है, खेती भाव से करनी है हमें, है ना, कि क्योंकि वो जो फसल है, जो हमारी नींव है, जो हमारी मृदा है, वो स्वस्थ रहे। क्योंकि हमें खेती तो साल दर साल करनी है, समय के साथ करती ही रहनी है, ठीक है, जीवन भर करनी है। आप करेंगे, क्या पता आपके बच्चे भी इस चीज़ में उनका मन हो खेती करने का, तो वो भी करें। आप नहीं करेंगे तो आपके बाद कोई करेगा, कोई ना कोई करेगा। तो वो मृदा जो नींव है आपकी, खेती की नींव है क्या? ये मृदा ही तो है, ये सॉइल ही तो है, ये आपकी मृदा, ये नींव मजबूत होनी चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप तीनों ही बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने अपने बचपन में कौन से अनाज खाए हैं? मोटे अनाज खाए हैं। इतने तंदुरुस्त हैं आप, आपकी नींव इतनी मजबूत है कि आप इतने तंदुरुस्त हैं कि आज आप इतने दूर से, कानपुर से यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आए हैं, बैठे हैं। नींव आपकी मजबूत थी। तो हमें इसी तरीके से अपनी मृदा को मजबूत करना है। तो मृदा को तो मजबूत कई तरीके से किया जा सकता है कि रसायनों का प्रयोग हम बंद कर दें, ठीक है, मशीन का हम प्रयोग अपनी खेती में बंद कर दें, तो वापस से हम परंपरागत खेती की तरफ जाएं, वो खेती जो हम पहले किया करते थे। क्योंकि आज देख रहे हैं आप, बहुत समय के साथ चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि हम ये नई पद्धतियाँ छोड़ करके हम पुरानी पद्धतियों की तरफ लौटते चले जा रहे हैं। हमें उस तरीके से खेती करनी है, हमें उस तरीके से अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। वो हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा हुआ करता था। तो जैसे बात आई प्राकृतिक खेती की, तो क्यों करना है? क्योंकि हमने जान लिया, एक तो प्राकृतिक खेती में करनी क्यों है, क्योंकि प्रकृति की वैभव, प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि हम और आप, ये जो मानव संस्कृति है, ये जो मानव सभ्यता है, हम और आप प्रकृति पे निर्भर हैं, ठीक है। अगर प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। तो हमें प्राकृतिक खेती करनी क्यों है? जो ये प्रकृति है, जो ये व्यवस्था है, ये जो वैभव है प्रकृति का, वो बरकरार रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि हमने रसायनों के प्रयोग हमने इतना किया तो हम उससे थक हार गए, उसकी परेशानियां हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ गई। नहीं, प्रकृति को बचाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी है। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, वो नहीं होगी, वो क्षीण होती जाएगी, वो ख़त्म होती जाएगी, उसका दोहन होता जाएगा, तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आएगा। तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती करनी है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि हमें प्राकृतिक खेती क्यों करनी है। अब प्राकृतिक खेती होती क्या है? वही है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, कोई खेत है आपकी, ठीक है, खेत है, मृदा है, मृदा के अनुसार जब आप अपनी फसल का चयन करते हैं, है ना, आसपास का जो वातावरण है, जो भी जलवायु है वहाँ की, उसके हिसाब से आप खेती कर रहे हैं। जैसे खेत है आपका 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, जितने एकड़ का भी आपका खेत है, सबसे पहले तो खेत में, आप सब किसान हैं, सब ये बात जानते हैं भली भांति कि जो हमारी खेत है, खेत पे मेड़ ज़रूर होना चाहिए। ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं ना, इस बात की महत्ता आप समझते हैं ना, कि खेत होना चाहिए और खेत की मेड़ पे पेड़ होना चाहिए। हाँ, मेड़ होगा, बारिश हो रही है तो जल, खेत का जल खेत में ही, है ना, संचय हो, ठीक है, जो जल का है संरक्षण हो। तो खेत सबसे ज़रूरी है और खेत की मेड़ होनी ज़रूरी है ना, ताकि वो जो पानी जो भी बरस रहा है, ठीक है, वो आपकी खेत में ही रहे, जाकर के भूगर्भ जल में मिले, ठीक है। दूसरा है कि खेत की मेड़ पे पेड़ हो, अन्य प्रकार के, मतलब इनमें भी विविधता हो। ऐसा ना हो कि पेड़ सिर्फ आम का हो या पीपल का हो, पाकड़ का हो, नहीं, मतलब हर तरह के हो, सिर्फ आम का ही पेड़ ना हो, आम का भी हो, पीपल का भी हो, पाकड़ का भी हो, जामुन का भी हो, हर प्रकार के पेड़ हो, विविधता हो इसमें। क्योंकि प्रकृति की हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रकृति तो सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं बनी है, कई प्रकार की चीज़ों से बनी है वो, उसमें भी विविधता है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम जब भी खेती करें, खेत की मेड़ हो और मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ हो, अन्य कई तरह के पेड़ हो, जैसे मैंने बताया आम हो, ठीक है, जामुन हो, पाकड़ हो, पीपल हो, तो इन सब के आप पेड़ लगाएं आपकी खेत में, ठीक है। आसपास जलाशय हो, ठीक है ना, जलाशय हो, उस जलाशय में मछलियाँ हो, मेढक हो, ठीक है। मृदा हमारी स्वस्थ हो, स्वस्थ कैसे होगी? जैसे मैंने आपको 3 गुणों के बारे में बताया, तो जो उसके जैवीय गुण हैं वो अच्छे हों, मतलब जीव जंतु अच्छे हों, उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा अच्छी हो, जीवांश कार्बन, ये शब्द आपने सुना होगा ना, जीवांश कार्बन सुना है कि नहीं? ऑर्गेनिक कार्बन का नाम सुना है आपने? जीवांश कार्बन हो, उसकी परसेंटेज मृदा में अच्छी हो। भूगर्भ जल स्तर जो आज के समय में 100 से 120 फुट तक नीचे चला गया है कि नहीं, है ना, 120 फुट तक नीचे चला गया हो,
हमें पानी का संरक्षण इस तरीके से करना है कि ये जो भूगर्भ जल स्तर है वो जो नीचे गिर गया है ये वापस से आ जाए, 40-50 फुट तक ही पानी हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रख करके अपने फसलों का चुनाव करते हैं तो ही वो प्राकृतिक खेती मानी जाएगी। अब जैसे आपके खेत है, ठीक है, ये आपकी खेत है, खेत की मेड़ पे पेड़ ही नहीं है। ठीक है, मेड़ तो है बट पेड़ नहीं है। यहाँ पे जो जीवांश कार्बन की मात्रा है, ऑर्गेनिक कार्बन जो आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको जंगल की बात बताई, वहाँ की मृदा आपने देखे होंगे, जब हाथ से उठाएंगे आप तो भुरभुरी होती है, गीली होती है, नमी होती है कि नहीं उस मिट्टी में, तो वहाँ पे जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी है, 1% से ज़्यादा है। बट हमारी जो मृदा जिसमें हम खेती कर रहे हैं उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा आज के समय में बहुत कम है, वो है 0.3%। ठीक है, भूगर्भ जल स्तर भी बहुत नीचे है, जैसा कि मैंने बताया 100 से 120 फुट के पे है आपका भूगर्भ जल। और आप इस खेत में उगा क्या रहे हैं, धान, है ना, धान की बुआई, जैसे धान गेहूँ। खरीफ का जब सीज़न आता है, खरीफ में हम धान बो रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे एक बीज आपने बोया धान का, मान लीजिए कि एक बीज आपने बोया, ये बड़ा हुआ, इसमें बालियां निकली। ठीक, ये जो एक है, आपने धान का एक बीज बोया और इसमें बालियां निकली। अब बालियों का तो आपने प्रयोग कर लिया, बालियां ले गए आप तोड़ के, है ना। बाकी जो कुछ भी रह गया, जो बचा कुचा रह गया, वो फसल अवशेष कहलाता है ना। फसल का अवशेष मतलब बीज ले जाने के बाद जो भी बचता है आपकी खेत में, वही फसल अवशेष है। आपने इस फसल अवशेष का क्या किया, या तो काट करके खेत की मेड़ पे रख दिया, है ना, यही तो करते हैं ना। फसल अवशेष का क्या करते हैं आप, अगर बचता है तो वो काट करके आप खेत की मेड़ पे रख देते हैं, या तो जला देते हैं, या तो चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, या तो फिर गाय के बिछावन के प्रयोग उसमें प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से, तो हमने धान लगाई, अब वहाँ पे जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है और भूगर्भ जल स्तर भी 100 फीट पे है, क्योंकि धान को पानी चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है। जब वहाँ की मृदा की दशा इतनी खराब है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपने धान की फसल लगाई और उसकी पैदावार अच्छी होगी। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब आपकी मृदा स्वस्थ है ही नहीं, पानी उसमें है ही नहीं, ठीक है, आसपास का जलवायु वैसा है नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो धान की आपकी फसल अच्छी होगी। खरीफ में आपने ये बोया, फिर आप रबी में आकर के वापस से गेहूँ बोने लग गए, फिर वही किया। जीवांश कार्बन की मात्रा कम है, इसको हमने बढ़ाने की कोशिश नहीं की और यही चक्र हम अपना रहे हैं, धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ। तो जो हमारी मृदा में पोषक तत्व थे, जो भी पानी था उसमें, उसका बहुत ज़्यादा दोहन होता गया, क्योंकि ये फसल चक्र ऐसी है ना, ये फसल बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा नमी की इनको आवश्यकता है ना, तो हमने इसका बहुत ज़्यादा दोहन किया। तो इसी वजह से हमने फिर स्विच किया, तब हम बात आई कि फिर प्राकृतिक खेती, तो हमारी खेत की मेड़ हो, खेत की मेड़ पे पेड़ हो, अलग अलग तरीके के पेड़ हो, ठीक है, और फसलों का हम चुनाव क्या करें, ऐसा फसल जो मतलब अगर पानी कम भी हो तो वो फसल चल जाए। तो जैसे ये साल 2023 जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय साल मनाया जा रहा है मोटे अनाज का, सुना होगा आपने, माननीय मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है 2023 को। ठीक है, तो ये साल हम मोटे अनाज को, ये साल से, सिर्फ ये साल नहीं, ये साल से हम कोशिश कर रहे हैं, कई नीतियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि मोटे अनाज का वापस से प्रयोग हमारी खेती में, हमारे खान पान में वापस से इनका प्रयोग शुरू हो। क्योंकि जो मोटे अनाज है, जैसे दादाजी आप लोग ने बताया कि आप मोटे अनाज खाते थे, तो क्या क्या फ़ायदे थे, पेट साफ रहता था, कई सारे पोषक तत्व थे इनमें, है ना, ये सारे मोटे अनाज में सब कुछ होता था ना। तो वही बात है कि प्राकृतिक खेती को हमें मोटे अनाज के साथ क्लब करके, समाहित करके चलना है कि प्रकृति की व्यवस्था भी बनी रहे और फसल हम क्या बोए, धान गेहूँ से हट करके हम मोटे अनाज की तरफ आए। मक्का है, ठीक है, मक्का है और ज्वार है, बाजरा है, इन सब का हम अपने प्रयोग अपनी खेती में करें। ठीक है, मूंग आपका मोटा अनाज नहीं है,